नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री से। हिस्ट्री से हम पढ़ेंगे कि मध्य एशिया से भारत में कौन कौन से जो विदेशी हैं प्रवेश किए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से कई सारे राजवंश आए थे, इन्होंने अपनी सत्ता को कायम की थी। इसमें यूनानी, शक, पहलव और कुषाण का हमला हुआ था। तो सबसे पहले इसमें यूनानी आए थे, उसके बाद शक, पहलव और फिर कुषाण आए थे। हिंद यूनानी, तो हिंद यूनानी जो है ये भारत में आक्रमण करने वाले यूनानी जो थे, हिंद यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी कहते थे। हिंद यूनानी को हम हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक या बैक्टीरियाई यूनानी कहते थे। भारत पर आक्रमण करने वाले जो प्रथम यूनानी था वो डिमेट्रियस प्रथम था। तो डिमेट्रियस प्रथम को हमें याद रखना है, वो प्रथम यूनानी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। डिमेट्रियस प्रथम जो था वो बैक्टीरिया का शासक था और इसने पश्चिमोत्तर भारत जो है, जैसे सिंध, अफगानिस्तान, पंजाब में विशाल क्षेत्र में कब्जा किया था। डिमेट्रियस का जो उत्तराधिकारी था वो मिनांदर था। मिनांदर का कार्यकाल 165 से 145 ईसा पूर्व के बीच में था। मिनांडर या मिलिंद मिलिंद भी कहते थे इन्हें, ये एक महान शासक था। इसकी जो राजधानी थी साकल में थी। साकल जो पंजाब में उस समय था और आधुनिक जो है सियालकोट में है। उसने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। तो मिनांदर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। मिनांदर ने नागसेन से बौद्ध धर्म में अनेक प्रश्न पूछे थे और उससे उत्तर भी प्राप्त मिले थे। और जो इनका जो ये वार्तालाप है, ये एक पुस्तक में संकलित है जिसका नाम है मिलिंद पानो यानी मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद प्रश्न में मिनांदर और जो बौद्ध धर्म जो है नागसेन, उन दोनों के वार्तालाप जो है अंकित संग्रहित है। हिंद नानी जो है शासकों ने काफ़ी संख्या में सिक्के भी जारी किए थे और सबसे अधिक सिक्के जो मिनांडर ने ही जारी किए थे। हिंद नानी भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किन किन राजाओं के हैं, यानी किस किस राजाओं ने सिक्के जारी किए हैं। ऐसा पहली बार हिंद नानी के ही सिक्कों में पता चलता है। सबसे पहले जो सोने के सिक्के भारत में वो हिंद यूनानियों ने ही जारी किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। तो हेलेनिस्टिक आर्ट किसे कहते हैं? यूनान की कला को। और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में गांधार कला का उद्भव हुआ। उसके बाद जो बुद्ध का जो दृश्य है वो गांधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। उसके बाद यूनानी के बाद शक आए। तो शक जो है, इन्होंने भारतीय क्षेत्रों पर हमला किए थे हिंदी अवनों के बाद। शक जो है पूर्वी ईरान के क्षेत्रों से होकर आए थे। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग थी। अगर हम देखें तो अफगानिस्तान, मथुरा, पश्चिम भारत और ऊपरी दक्कन, पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, इनके ये 5 भाग थे शकों के। 57 से 78 ईसा पूर्व में उज्जैन का एक राजा ने शकों को युद्ध में पराजित किया और उन्हें बाहर भगा दिया। फिर उसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की और विक्रम संवत नाम का 57 ईसा पूर्व में उसने चलाया। शकों को हराने के क्रम में शकों पर उसकी विजय प्राप्त हुई, उस राजा की जो उज्जैन के राजा थे। इस कारण से उस समय विक्रम संवत स्टार्ट हुआ। विक्रमादित्य की उपाधि इतनी प्रचलित हुई कि उस समय जो शासक थे, जिन्हें जो महान पराक्रम दिखाते थे, वो उस उपाधि को धारण कर लेते थे। और अब तक जो है इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए हैं। तो हमें याद रखना है कि कुल कितने विक्रमादित्य हुए हैं? 14 विक्रमादित्य हुए हैं इतिहास में। और सबसे विख्यात जो विक्रमादित्य था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त सम्राट का जो शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, वो सबसे विख्यात विक्रमादित्य था। सबसे विख्यात शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। तो रुद्रदामन प्रथम शक शासक था। इसका जो कार्यकाल था 130 से 150 ईस्वी के बीच में था। इसका जो शासन था वो सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भागों में था। काठियावाड़ जो है, वहाँ पे जो झील है सुदर्शन झील, ये मौर्य काल में निर्मित किया हुआ था, जिससे जो इसका जो जीर्णोद्धार था वो रुद्रदामन ने किया था। तो जब मौर्य काल के समय जो झील सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, तो
उसका जो जीर्णोद्धार है शासक रुद्रदामन प्रथम ने ही किया था। रुद्रदामन जो था वो संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, उसे संस्कृत से बहुत प्यार था। इसी कारण उसने क्या किया, एक अभिलेख लिखा संस्कृत भाषा में, जिसको जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है। क्षत्रप शक जो है नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शासक जो क्षत्रप कहे जाते थे। क्षत्रप एक वर्ड है। क्षत्रप को हम समझने के लिए जो शक नरेश थे, जो शक राजा थे, शक नरेशों के जो भारतीय प्रदेशों के शासक थे, जो शक नरेश के जो भारतीय प्रदेश में जो शासक थे, उसको हम क्षत्रप कहते थे। अब जो है पहलव या पारथिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इस शकों के बाद आए थे और उन्होंने भारत, इसका जो मूल स्थान था ईरान था। जो पहलव का जो मूल स्थान जो था ईरान था, वहीं से वो भारत आए थे। सबसे प्रसिद्ध जो पारथियाई राजा थे वो गोंडो फर्निस थे। तो गोंडो फर्निस थे और उसी के समय ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए एक संत आए थे जिनका नाम टॉमस था, वो भारत आए थे। इसके शासनकाल में एक अभिलेख तब तख्ते बही एक अभिलेख है जो पेशावर से प्राप्त होता है पहलव के शासनकाल में। अब बढ़ेंगे कुषाण। कुषाण थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। कुषाण जो है ये पहलव के बाद आए थे। कुषाण को यूची या तोकरी भी कहते हैं। यूची नामक एक कबीला था जो कुल 5 कुलों में बट गया तथा कुषाण उन्हीं में से एक कुल थे। कुजल कडफिसेस। तो कुजल कडफिसेस जो है कुषाण वंश का संस्थापक था। तो हमें याद रखना है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजल कडफिसेस। कुजल कडफिसेस ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। अब हम बढ़ेंगे भीम कडफिसेस। तो भीम कडफिसेस एक नेक्स्ट शासक है। इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे और जो ये स्वर्ण सिक्के थे काफ़ी ज़्यादा शुद्ध थे, कालीन स्वर्ण सिक्कों से भी उत्कृष्ट थे। इसने नियमित प्रचलन के लिए ही स्वर्ण सिक्के को जारी किया था। भीम कडफिसेस के द्वारा जो जारी किए गए सिक्के थे उस पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियाँ बनी थी, जिससे ये पता चलता है कि जो भीम कडफिसेस था वो सेव था। कनिष्क। कनिष्क जो था वो कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक था और कनिष्क के काल में ही 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया था। तो इसी इसी वीडियो में हमने 2 संवत के बारे में पढ़ा। एक तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में था। अब ये कनिष्क ने चलाया था शक संवत जो 78 ईसा पूर्व में है। और यही शक संवत जो भारत सरकार जो है प्रयोग करती है जिसे। और ये और जो कनिष्क का राज्यरोहण तिथि भी जो है 78 ईस्वी था, जिसे शक संवत कहा जाता है। इसकी 2 राजधानियाँ थीं। शक संवत में जो कनिष्क की 2 राजधानियाँ थी, एक थी पुरुषपुर यानी पेशावर, दूसरा मथुरा। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संपोषण एवं संरक्षण किया। और चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में ही कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और उस समय जो अध्यक्ष था वो वसुमित्र ने किया था। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। तो कनिष्क का राजकवि कौन था, अश्वघोष था। अश्वघोष ने कुछ रचनाएं लिखी हैं जिनका नाम सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र और सारिपुत्र है। तो अश्वघोष की रचना कौन कौन सी है, सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र और सारिपुत्र। कनिष्क का जो राजवेद था वो चरक था और चरक ने एक पुस्तक लिखी जिनका नाम है चरक संहिता। कनिष्क शासनकाल में भारत का व्यापारिक संबंध मध्य एशिया और पश्चिमी विश्व के साथ था। कनिष्क के अभिलेखों में उसे देवपुत्र शाहानुशाही कहा गया है। तो देवपुत्र शाहानुशाही किसे कहा गया है, तो कनिष्क में कहा गया, कनिष्क को कहा गया है उसी के अभिलेखों में। कनिष्क के शासनकाल की जो 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, एक गांधार की शैली और मथुरा कला की शैली, दोनों शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो एक विशाल स्तूप का निर्माण हुआ था पुरुषपुर में। और इसी के पास विशाल संगाराम कनिष्क चैत्य का निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा करवाया गया था। तो अगिलस जो है अगिलस एक यवन वास्तुकार था, उसने एक विशाल संगाराम का निर्माण करवाया था जिसे कनिष्क चैत्य भी कहते हैं। कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वसुमित्र जो है वो महाविभास शास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है, यानी वसुमित्र की जो रचना है वो महाविभास है। और महाविभास जो है बौद्ध धर्म को विश्वकोश भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश।
बौद्ध धर्म का विश्व किसे कहा जाता है? महाविभास को। नागार्जुन की जो तुलना है वो मार्टिन लूथर से करते हैं हम लोग, मार्टिन लूथर से नागार्जुन की तुलना करते हैं। तो और नागार्जुन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, इसीलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? हम नागार्जुन को कहते हैं। और जो नागार्जुन की जो प्रसिद्ध कृति है वो माध्यमिक सूत्र है। तो मैं इसमें कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नागार्जुन ने किया है। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो नागार्जुन को कहते हैं। माध्यमिक सूत्र किसकी कृति है? तो नागार्जुन की कृति है। धन्यवाद देखने के लिए।